So good morning students. Today we are studying about grinding operations. So grinding is a machining operation. We have already studied two types of machining operations. Number one, turning operations which are performed on lathe machine, and milling operations which are performed on a milling machine. So today we will see what is a grinding operation. I think you might have seen grinding operation being performed in our workshop. If you have visited workshop in first year, then would have see the grinding operation being performed by the workshop personnel over there. ठीक है ना? This is also a machining operation, and in this case, generally we use a tool which is in the form of a wheel or cylindrical disc, and large number of cutting edges are there which are provided over the surface of the cylindrical disc or grinding wheel, and those abrasive cutting edges performed machining operations. आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि एक ग्राइंडिंग व्हील जो कि माउंट नॉर्मल इन अवर वर्कशॉप वी आर हैविंग अ बेंच ग्राइंडर, जिसमें ग्राइंडर को एक टेबल के ऊपर माउंट किया गया होगा या उन साइड में दीवार में फिक्स किया होगा, एंड दैट ग्राइंडर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग सरफेसेस. ठीक है ना, उसको फ्लैट कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग टूल्स ऑल्सो. तो आपने वहां पर उनको ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए देखा होगा. अब बेसिकली ये होता क्या है, ये अपन देखते हैं इस फिगर से. तो एक बेंच ग्राइंडर का फिगर है. हियर यू कैन सी अ ग्राइंडिंग व्हील माउंटेड ऑन द shaft of the bench grinder. It is rotated about this axis and workpiece is moved past against this rotating abrasive wheel or grinding wheel. ठीक है ना, ये इस फिगर में भी यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है. जो स्पिंडल है या शाफ्ट है जिसके ऊपर हम एक ग्राइंडिंग व्हील माउंट करेंगे, इट विल बी गिवन रोटरी मोशन. ठीक है, इट कैन बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन. एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये बना होता है दो मटेरियल का. एक मटेरियल होता है यहाँ पे अब्रेसिव ग्रेन्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड, और दूसरा मटेरियल यहाँ पे होता है बॉन्ड मटेरियल. ठीक है ना. सो बॉन्ड मटेरियल डज नॉट परफॉर्म मशीनिंग ऑपरेशन. इट इज यूज्ड टू होल्ड द अब्रेसिव ग्रेन्स इन इट. अब्रेसिव ग्रेन्स को अपन बॉन्ड मटेरियल के अंदर एम्बेड कराते हैं और इसके बाद उसको एक प्रॉपर शेप दी जाती है. जनरली जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो टूल होता है, दैट इज इन द शेप ऑफ अ व्हील. ठीक है ना. ये स्टिक के फॉर्म में भी हो सकता है, कप शेप्ड भी हो सकता है, पर नॉर्मली यू कैन फाइंड ग्राइंडिंग टूल इज इन द शेप ऑफ अ व्हील. तो इस जो ये टूल है, इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर है, बॉन्ड का और अब्रेसिव ग्रेन का. अब्रेसिव ग्रेन्स इस सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट होते रहते हैं और जब वो वर्कपीस के कांटेक्ट में आते हैं तो इसमें मशीनिंग परफॉर्म कराते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे इसी ग्राइंडिंग व्हील का एक एनलार्ज पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शंस आपको दिखाए गए हैं ये अब्रेसिव ग्रेन्स हैं. ठीक है ना. और वो किस में होल्ड किए गए हैं, ये किस में एम्बेड किए गए हैं, वो एम्बेड किए गए हैं बॉन्ड मटेरियल में. ठीक है ना. और इनको एक शेप दी गई है. तो अब्रेसिव ग्रेन्स यहाँ पे जो होती है उसकी साइज होती है, द साइज ऑफ द अब्रेसिव ग्रेन इज जनरली इन माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, लाइक दैट. तो बहुत छोटी साइज की इसकी होती है. एंड अब्रेसिव ग्रेन्स हैव इर्रेगुलर शेप. कोई जरूरी नहीं कि वो ट्रायंगुलर हो, बेस शेप्ड हो, किसी भी शेप के वहाँ पे हो सकते हैं. और बॉन्ड मटेरियल के अंदर उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो कुछ भी हो सकता है. तो कुछ कुछ अब्रेसिव ग्रेन्स यहाँ पे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते रहते हैं, ये इन सिलिंड्रिकल सरफेस पे भी और सरकमफ्रेंस में भी यहाँ पे. और हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सरफेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फेस ब्रेड्थ का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मशीनिंग के लिए. तो जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, जो वर्कपीस होता है जिसकी सरफेस को हमें मशीन करना है, उस वर्कपीस को हम इस रोटेटिंग एब्रेसिव ग्रेन्स के पास लेके जाएंगे, डेप्थ ऑफ कट लेंगे और उसको मूव करा देंगे. तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ पे मशीनिंग करेगा. तो जैसा इसमें लिखा है, ग्राइंडिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच अ टूल नोन एज ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड. ठीक है. इस एक्चुअली दिस प्रोसेस इज समवॉट डिफरेंट देन टर्निंग एंड मिलिंग. कई बार आपको ये प्रोसेस मिलिंग जैसी दिखेगी, कई बार ये प्रोसेस आपको लेथ मशीन जैसी दिखेगी, जो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे. बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो टूल होता है, दैट इज अ ग्राइंडिंग व्हील, एंड दिस इज एक्सपेंडेबल. ये एक्सपेंडेबल इसी लिखा गया है क्योंकि जब मशीनिंग ऑपरेशन अपन यहाँ पे करते हैं तो उस केस में
वर्क सरफेस तो मशीन होती ही है, लेकिन साथ साथ इसके एब्रेसिव ग्रेन्स यहाँ पे फ्रैक्चर होते रहते हैं और वो अलग होते रहते हैं ग्राइंडिंग व्हील से। उसी प्रकार से बॉन्ड मटेरियल जिसमें कि एब्रेसिव ग्रेन्स एम्बेड होते हैं या लगे होते हैं, स्टिक होते हैं, वो भी यहाँ से निकलता रहता है। तो ये धीमे धीमे करके कंज्यूम होता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज एक्सपेंडेबल व्हील। So grinding wheel is an expandable wheel used for grinding. It is made up of bond material and abrasive particles. ठीक है, बॉन्ड मटेरियल जैसे बॉन्ड आता है, ये मटेरियल आता है विट्रीफाइड, रेजिनॉइड, सिलिकेट, इस टाइप के बॉन्ड वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उनमें नॉर्मली इस्तेमाल होता है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिना या Al2O3, और एक और इस्तेमाल होता है बोरॉन कार्बाइड। ठीक है ना। तो इनके बने हुए व्हील को अपन प्रेस करते हैं, बेसिकली प्रेस नहीं करते हैं, ये तो अपनी जगह पर रोटेट होता रहता है। वर्क पीस को हम डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद इसके अगेंस्ट पास करते हैं। ठीक है, उससे इसके ऊपर जितने भी एब्रेसिव प्रिंट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट होते रहते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, वो मशीनिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये जो मशीनिंग है, मशीनिंग इसमें ईच एंड एवरी एब्रेसिव ग्रेन विच इज बीइंग प्रोजेक्टेड आउटसाइड, जो आउटसाइड की प्रोजेक्ट हो रहा होता है और मशीनिंग में पार्टिसिपेट करता है, वो अपने आप में एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह एक्ट करता है। तो जैसा मिलिंग कटर अपन ने देखा था, साइड एंड फेस मिलिंग कटर, उसी प्रकार से यहाँ पे ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसमें न्यूमरस कटिंग एजेस आर देयर। और वो कटिंग एजेस किसके बने होते हैं? अब्रेसिव ग्रेन्स के बने होते हैं। उनकी ज्योमेट्री रैंडम होती है, उनका ओरिएंटेशन भी बॉन्ड के अंदर या ग्राइंडिंग व्हील के अंदर रैंडम होता है। तो जो अब्रेसिव ग्रेन्स यहाँ पे बाहर प्रोजेक्ट करते रहते हैं, वो इंटरमिटेंट टाइप की कटिंग करते हैं, जैसी कटिंग होती है मिलिंग ऑपरेशन में। मिलिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं? वी यूज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल नोन एज मिलिंग कटर। उस मिलिंग कटर के ऊपर पेरीफेरी में या साइड के फेस में वहां पे डेफिनेट नंबर ऑफ कटिंग एजेस होते हैं विच यू कैन काउंट। दो वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं। बट इफ यू कंसिडर अ ग्राइंडिंग व्हील, so this is also multi-point cutting tool, but it has numerous cutting edges which we cannot count. But whatever number of cutting edges which are projecting outside the surface of this grinding wheel, so those abrasive grains may take part in the machining. ठीक है ना। तो हर abrasive grain यहाँ पे मशीनिंग पार्टिसिपेट करता है। अब लेकिन इसमें एक अंतर आता है। अंतर ये आता है कि सिंस द साइज ऑफ abrasive grain is in micron, ठीक है ना, वो कोर्स भी हो सकता है, 100 माइक्रोन का हो सकता है, 200 माइक्रोन का हो सकता है, फिनिशिंग टाइप में 30 माइक्रोन का भी हो सकता है। तो उनका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत कम होता है। दैट्स वाई द abrasive grains remove very small amount of material. अब इस फिगर में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? ये कुछ लाइट दिख रही होगी। ये लाइट नहीं है, ये कैसे जनरेट हुई है? ये जनरेट हुई है बाय द, हाँ, फ्रिक्शन इनके बीच में, और फ्रिक्शन के साथ कटिंग, दोनों चीजें हो रही हैं। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चिंगारी आपको दिख रही है, ये अमाउंट ऑफ मैटर है विच इज बीइंग रिमूव्ड ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन। होता क्या है कि इसमें जो अब्रेसिव ग्रेन्स है, इनका प्रोजेक्शन बहुत कम होता है, माइक्रोन्स में होता है, तो उतनी कम ये चिप यहाँ पर रिमूव करते हैं। और चूंकि मशीनिंग एरिया में, जहाँ पे मशीनिंग जोन मशीनिंग चल रही होती है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि छोटा सा मटेरियल जो यहाँ पे रिमूव होता है वो रेड हॉट हो जाता है। ठीक है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अपन को यहाँ पे इस प्रकार का दिख रहा होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है, बेसिकली क्या हो रहा है, वर्कशॉप फेज से यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे रिमूव हो रहा होता है। Each grain of abrasive function as a microscopic single point cutting edge and shears a tiny chip. और जो मटेरियल यहाँ पे रिमूव करता है, उसकी थिकनेस कितनी हो सकती है? 0.25 mm, 0.5 mm या इससे भी कम हो सकती है। ठीक है ना। तो एक बार में ग्राइंडिंग व्हील बहुत ज्यादा अमाउंट मटेरियल रिमूव नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको जनरली इस्तेमाल किया जाता है फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये सेंटेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राइंडिंग इज जनरली अ फिनिशिंग ऑपरेशन। सपोज वी हैव मशीन्ड अ वर्क पीस यूजिंग अ मिलिंग ऑपरेशन। ये सरफेस आपको जो दिख रही है, इसको हमने मिलिंग ऑपरेशन से फिनिश कर लिया, बना लिया था। बट इसकी सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं जितनी हमें डिजायर्ड है जब कहीं पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर की सरफेस को स्मूथ करते हैं, और स्मूथ करने के दौरान बहुत कम अमाउंट में मटेरियल रिमूव किया जाता है, तो वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। भले ग्राइंडिंग ऑपरेशन एक फिनिशिंग ऑपरेशन दिखता है, बट इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट तो मटेरियल रिमूव हो ही रहा है, इसलिए ये ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन ही है। ठीक है ना, मतलब ग्राइंडिंग ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन है, उसके बाद ये फिनिशिंग ऑपरेशन है।
ठीक। तो नॉर्मली कोई सरफेस नई बनाने के लिए अपन इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट मटेरियल रिमूव करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो सरफेसेस ऑलरेडी मशीन हो चुकी हैं या बन चुकी हैं, उनको फिनिश करने के लिए ग्राइंडिंग ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ग्राइंडिंग समझने के लिए ये अपन को इम्पोर्टेंट होता है ग्राइंडिंग व्हील, जो कि ग्राइंडिंग टूल है, और इसमें न्यूमरस कटिंग एजेस होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, अब्रेसिव ग्रेन्स के बने होते हैं, क्योंकि अब्रेसिव ग्रेन्स बॉन्ड मटेरियल के बीच में पड़ा रहता है, ठीक है, वो हर तरफ होता है। जैसे जैसे बाहर के अब्रेसिव ग्रेन्स खत्म होते रहते हैं, बॉन्ड मटेरियल खत्म हो रहता है, खत्म होता रहता है, तो इस ग्राइंडिंग व्हील के अंदर के जो अब्रेसिव ग्रेन्स है वो बाहर प्रोजेक्ट होने रखते हैं, फिर उनके द्वारा हम यहाँ पर मशीनिंग करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील इज एन एक्सपेंडेबल व्हील, ठीक है ना, बिकॉज इट कंज्यूम ड्यूरिंग द grinding operation, but it removes very small amount of material. That's why it is considered as a finishing operation. ठीक है ना। तो कुछ कुछ समझ में आया आपको यहाँ पे? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी डिटेल में तो अपन को आगे पढ़ना ही है, ठीक है। अब एक यहाँ पे आपको लग रही होगी ये जो प्रोसेस है दिस इज सिमिलर टू मिलिंग ऑपरेशन। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे मान लो पूरे ग्राइंडिंग व्हील में कुल कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कटिंग एजेस ही हैं, अब्रेसिव ग्रेन जो यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हर कटिंग एज या हर अब्रेसिव ग्रेन यहाँ पे एक इस ग्राइंडिंग व्हील के एक रोटेशन में सिर्फ एक बार मशीनिंग ऑपरेशन करेगा थोड़ा सा, फिर ये बाहर निकल जाएगा, फिर आएगा, फिर मशीनिंग करेगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर मशीनिंग करेगा। तो ये जो ऑपरेशन होता है वो इंटरमिटेंट टाइप का होता है, इसका जो नेचर है, हालांकि ग्राइंडिंग व्हील वक्त के इसके कॉन्टेक्ट में हमेशा बना रहता है, बट ऑपरेशन या मशीनिंग जो होती है दैट इज नॉट कंटिन्यूस, दैट इज ऑलवेज इंटरमिटेंट, जो कि मिलिंग में भी होता है। मिलिंग में हम लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, वहां पे उसकी जो थिकनेस, चिप की थिकनेस होती है वो कंसिडरेबल होती है, लेकिन यहाँ पे आपको चिप की थिकनेस बहुत कम दिखेगी, ठीक है ना, बहुत कम थिकनेस की चिप यहाँ पर रिमूव होती है, बहुत कम मटेरियल रिमूव कर पाता है, इसलिए इसको फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर ना, you can understand the mechanism of the grinding using this figure also. This is a cut section of a grinding wheel, टू डायमेंशनल फिगर आपके यहाँ पे दिख रहा है, और उन्होंने इसके छोटे पोर्शन को यहाँ पे एनालाइज करके दिखाया है, जिसमें कि मल्टीपल कटिंग एजेस यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब जब ग्राइंडिंग व्हील बनता है तो किससे बनता है? एब्रेसिव गेन से बना है, बॉन्ड मटेरियल से भी बना हुआ है, लेकिन कई बार इसके बीच में कुछ खाली जगह भी बोलते हैं, जिसको अपन वॉइड बोलते हैं, VOID। यहाँ पे पोल लिखा गया है, लेकिन ज्यादा अच्छा जो शब्द है, वर्ड है, वो क्या है? वॉइड। तो ग्राइंडिंग व्हील के अंदर अब्रेसिव है, बॉन्ड मटेरियल है, और कुछ वॉइड भी होता है। तो ये जो अब्रेसिव्स रहते हैं, अब्रेसिव ग्रेन्स, ये प्रोजेक्ट होते रहते हैं, और यही यहाँ पे मशीनिंग कराते हैं। यू कैन सी द अमाउंट ऑफ चिप बीइंग व्हिच इज बीइंग रिमूव्ड इन दिस केस। बहुत छोटी अमाउंट, बहुत कम थिकनेस की यहाँ पे रिमूव होती है। ग्राइंडिंग व्हील कैन बी रोटेटेड इन क्लॉक बाई डायरेक्शन, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। मिलिंग कटर के लिए जरूरी होता है कि इट्स टू रोटेट इन वन डायरेक्शन ओनली, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग एजेस व्हिच आर ग्राइंड और मेड ऑन द मिलिंग कटर। लेकिन इसमें जो अब्रेसिव ग्रेन्स हैं वो उनकी शेप भी निश्चित नहीं है, साइज भी निश्चित नहीं है, और उनका ओरिएंटेशन भी निश्चित नहीं है, तो हम दोनों डायरेक्शन में रोटेट करा के इनको यहाँ पे मशीनिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। Each abrasive grain projecting outside the surface of grinding wheel acts as a single point cutting tool. Abrasive grains project यहाँ पे जो करते हैं वो that are in micron, hence grinding removes very small amount of material in comparison to other machining operation. Abrasive grains perform machining similar to the milling. यहाँ पे मिलिंग जैसी रहेगी, इंटरमिटेंट आपको यहाँ पे देखने लगेगा, लेकिन आगे जाके जब हम ग्राइंडिंग मशीन या ग्राइंडिंग ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ मशीन आपको लेथ मशीन जैसी दिखेंगी, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील का जो एक्शन है वो मिलिंग कटर जैसा होगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, अपन आगे चल। अब इसमें चलो ये आगे समझ नहीं है वैसे, प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और डेप्थ ऑफ कट, तो इस फिगर में बहुत अच्छे से दिखाई गई है। यदि हम ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट नहीं करते हैं तो मशीनिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। सो प्राइमरी मोशन इन दिस केस इज द रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, जैसा ही दिख रहा है। सेकेंडरी मोशन और फीड मोशन इज द मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस, मोशन ऑफ द वर्कपीस, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और ये है यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट। तो तीन इंपॉर्टेंट मशीनिंग पैरामीटर तीनों आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे। कटिंग स्पीड, दैट मीन रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाई डी एन बाई 1000 एमपीएम। फीड मोशन, मोशन ऑफ द वर्कपीस, एंड डेप्थ ऑफ कट, जो यहाँ पे ए लिखा गया है, दिस इज डेप्थ ऑफ कट, ठीक है ना।
डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए या तो हम ग्राइंडिंग व्हील को वर्कपीस की तरफ मूव कर सकते हैं और फिर रोटेट करा सकते हैं। इस मोशन को लिखा गया है इन फीड मोशन, जो कि अपन आगे की स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, नाउ ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो ग्राइंडिंग प्रोड्यूसेस फ्लैट, सिलेंड्रिकल, एंगुलर और कंटूर सरफेसेस। ग्राइंडिंग से हम किसी प्रकार की सरफेस को मशीन कर सकते हैं। वो सरफेस फ्लैट भी हो सकती है, जैसा कि आपने पहले वाली फिगर में देखा है इसमें, ठीक है ना। एंड वी कैन प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल सर्फेसिस ऑल्सो। ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और कॉनिकल भी हो सकती है। एंगुलर मतलब कॉनिकल, ठीक है। एंड कंटूर सर्फेसिस ऑल्सो। कंटूर सर्फेस यदि आपको मशीन करनी है तो वो उस टाइप की शेप आपको ग्राइंडिंग व्हील के फेस में आपको देनी पड़ेगी। दैट मीन्स यू विल हैव टू यूज अ फॉर्म ग्राइंडिंग व्हील। यहाँ पे सिंपल सिलेंड्रिकल डिस्क है, लेकिन यदि आप कंटूर सरफेस मशीन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, जब हम थ्रेडिंग करते हैं या गियर मशीनिंग कर लेते हैं तो गियर की फिनिशिंग करने के लिए हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं, थ्रेड की फिनिशिंग करने के लिए भी हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो उस केस में उस टाइप का फॉर्म व्हील यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन केस ऑफ ग्राइंडिंग द प्राइमरी मोशन और कटिंग मोशन इज द रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। यदि ग्राइंडिंग व्हील रोटेट नहीं करता है तो मशीनिंग नहीं होगी, इसलिए प्राइमरी मोशन है। सेकेंडरी मोशन और फीड मोशन इज ऑफ द मोशन ऑफ द वर्क पीस। इस केस में हम जैसे आपको दिख रहे हैं, ये आपको लिथ मशीन जैसा अरेंजमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वर्क पीस को हमने चक के थ्रू या फेस प्लेट के थ्रू कोई अरेंजमेंट के थ्रू हमने यहाँ पे माउंट किया है बिटवीन सेंटर्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एंड इट इज रोटेटेड। रोटेट करने के बाद चूंकि इसमें एक अरेंज चेंज रहता है कि जो पूरा का पूरा ये जो अरेंजमेंट रहता है जिसमें हेड स्टॉक, टेल स्टॉक सब और स्लाइड भी शामिल है, दैट इज माउंटेड ऑन अ टेबल एंड टेबल कैन बी मूव्ड लॉन्गिट्यूडनली आल्सो। सो जब हम टेबल को लॉन्गिट्यूडनली मूव करते हैं तो उस केस में वर्कपीस की मोशन होती है और फीड मोशन यहाँ पे मिल जाती है। फीड मोशन से क्या होता है, वर्कपीस का जो अनकट पोर्शन होता है वो फर्दर मशीनिंग के लिए प्रेजेंट होता रहता है, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी मोशन है वो रोटेशन है। यदि रोटेशन नहीं होगा तो रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील नहीं होगा तो मशीनिंग नहीं होगी। वर्कपीस भले रोटेट करे या ना करे, यदि रोटेट नहीं भी करेगा तो भी इसकी जो सरफेस ग्राइंडिंग व्हील के सामने होगी वो यहाँ पर मशीन हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट इन दिस केस इज आल्सो नोन एज इनफीड मोशन। जैसे मैंने इस केस में आपको बताया था, ये फिगर है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का, सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ पर मशीन हो रही है और रोटेशन इज, प्राइमरी मोशन इज रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, सेकेंडरी मोशन इज फीड मोशन जो यहाँ पे दिखाई नहीं गई लेकिन इसका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट यहाँ पे है, ठीक है ना। और डेप्थ ऑफ कट इज इनफीड, तो इनफीड इसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। इनफीड का मतलब होता है कि हमने जो डेप्थ ऑफ कट ली है वो किसके थ्रू ली है, बाय मूविंग दिस ग्राइंडिंग व्हील होल हेड, इसमें व्हील होल हेड होता है, उसको पूरा का पूरा वर्कपीस की तरफ मूव करके यहाँ पे हमने डेप्थ ऑफ कट ले ली है। इस मोशन को बोला गया है इनफीड मोशन, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, इनफीड इज नॉट फीड, इट इज डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तीनों चीजें समझ में आ गई आपको, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। सर ये इनफीड वाला सर एक बार और बता दीजिए, इनफीड मतलब क्या होता इनफीड है का सर मतलब मतलब? डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट जैसे क्या होता है, आपने लेथ मशीन का टर्निंग ऑपरेशन देखा होगा, मिलिंग ऑपरेशन देखे होंगे, तो हमें डेप्थ ऑफ कट तो देनी ही पड़ती है। मिलिंग के केस में डेप्थ ऑफ कट देने का तरीका रहता है कि वर्क पीस को नी के थ्रू ऊपर उठा लिया जाता है, ठीक है ना। अब ग्राइंडिंग व्हील में हम अच्छा। क्या करेंगे इस केस में, तो हम ग्राइंडिंग व्हील को वर्क पीस की तरफ मूव करते हैं। ये अपने एक्सिस पर तो रोटेट हो ही ओके रहा सर। है, साथ ही हमने इसको वर्कपीस की तरफ आगे बढ़ाया, तो हो सकता है हमने बढ़ाया 0.5 mm ओनली या 1 mm ओनली, तो उतना डायमीटर फिर यहाँ पे रिड्यूस करता रहेगा। यदि हमने इनफील्ड ले ली है 1 mm, तो जो डायमीटर रिड्यूस होगा वो 2 mm से रिड्यूस होगा। यदि हमने इनफील्ड ली है 0.5 mm, तो इसका जो डायमीटर मशीन होगा वो 1 mm से मशीन हो जाएगा, ठीक है। यस आगे सर। चलें। एंड नाउ टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग। तो ये टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग भी लिखा, ऑपरेशन लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटेन एज टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन आल्सो। सो टू ब्रॉड क्लासिफिकेशंस आर देयर। वन इज अकॉर्डिंग टू द सरफेस फिनिश ऑब्टेन्ड, इसकी सरफेस फिनिश कैसी ऑब्टेन हो रही है उसके अकॉर्डिंगली इट कैन बी नोन एज रफिंग ग्राइंडिंग एंड फिनिश ग्राइंडिंग और प्रेसिजन ग्राइंडिंग, ठीक है। मतलब ग्राइंडिंग भले ही कम अमाउंट में मटेरियल रिमूव करे, लेकिन उसमें भी हम उसका जो बेस्ट पॉसिबल है उसमें हम ज़्यादा मटेरियल भी रिमूव कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट मटेरियल भी रिमूव कर सकते हैं। तो यदि हम सिंगल कट में बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर रहे होते हैं जो कि ग्राइंडिंग में पॉसिबल होता है, तो फिर कहलाने लगता है रफिंग ग्राइंडिंग, और जो मशीन होगी रफ ग्राइंडिंग मशीन हो जाएगी। यदि ये कम मशीन रिमूव करता, कम मटेरियल रिमूव करता, तो कहलाता है फिनिश ग्राइंडिंग या प्रेसिजन ग्राइंडिंग, ठीक है ना। नॉर्मली हम जो ग्राइंडिंग अपन वर्कशॉप अपन देखते हैं वो रफिंग ग्राइंडर है, फिनिश ग्राइंडर
कुछ अलग टाइप का बनता है, वो अपने पास अपनी वर्कशॉप में नहीं है। अब इसके फर्दर जो सब क्लासिक वेरिएशन होते हैं वो होता है अकॉर्डिंग टू सरफेस जनरेटेड। ये भले ये रफिंग ग्राइंडर हो, प्रिसीजन ग्राइंडर हो, लेकिन किस प्रकार की सरफेस जनरेट करने जा रहा है। अकॉर्डिंगली दैट ग्राइंडर्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिलिंड्रिकल ग्राइंडर या सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इंटरनल ग्राइंडर, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन एंड फॉर्म ग्राइंडिंग मशीन। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो होती है दैट इज यूज्ड टू ग्राइंड एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेसेस। ध्यान रखना, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेसेस, ठीक है, वो सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, कॉनिकल हो सकते हैं, कंटूर्ड हो सकते हैं। एक्सटर्नल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए सिलिंड्रिकल ग्राइंडर है। इंटरनल ग्राइंडर और इंटरनल ग्राइंडिंग इज यूज्ड टू मशीन इंटरनल सरफेसेस व्हिच आर नॉर्मली सिलिंड्रिकल और कॉनिकल, ठीक है ना। यदि हमने किसी वर्क सरफेस की इंटरनल सरफेस को ग्राइंड किया तो अपन उसको बोलते हैं इंटरनल ग्राइंडिंग। और वो सरफेस कैसी होती है नॉर्मली, वो सिलिंड्रिकल या कंटूर सरफेस की वहां पे होती है, कंटूर कोनिकल शेप की वहां पे होती है। सरफेस ग्राइंडर्स आर यूज्ड टू ग्राइंड फ्लैट सरफेसेस। जो पहला फिगर अपन ने देखा था जिसमें कि फ्लैट सरफेस मशीन हो रही थी, तो उसको अपन बोलते हैं सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है ना। एक्सटर्नल सरफेस जो कि फ्लैट होती है उसको ग्राइंड करने का जो तरीका वो है सरफेस ग्राइंडिंग। सिलिंड्रिकल सरफेस को ग्राइंड करने का तरीका क्या है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। इंटरनल सरफेसेस को जो हमने बना रखी हैं पहले से ड्रिलिंग के द्वारा या किसी और मशीनिंग ऑपरेशन के द्वारा या सीधे सीधे कास्टिंग से हमने उसको ले लिया है, उसको ग्राइंड करने का तरीका होता है इंटरनल ग्राइंडिंग। फॉर्म ग्राइंडर या तो टूल ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, कैम ग्राइंडिंग करने तो अलग टाइप की सरफेसेस होती हैं। गियर ग्राइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। थ्रेड ग्राइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं फॉर्म ग्राइंडिंग, ठीक। तो इस स्लाइड में आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। नो डाउट, नो डाउट सर। आगे चलते हैं अपन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। इसमें अपन सबसे पहले दो फिगर आपको मैं दिखाता हूँ। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, सेंटर टाइप एंड सेंटरलेस। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ठीक है। या तो ये सिलिंड्रिकल टाइप है या सॉरी ये सेंटर टाइप है, सिलिंड्रिकल तो है ही, या तो ये सेंटर टाइप है और ये सेंटरलेस है। सेंटर टाइप में क्या होता है, आपकी जो मशीन होती है दैट इज सिमिलर टू अ लेथ मशीन। हियर यू कैन सी हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ठीक है। हेड स्टॉक पे हमने वर्क होल्डिंग डिवाइस लगा दिया, इट कैन बी सेंटर्स, वर्क पीस इज हेल्ड बिटवीन सेंटर्स। लेकिन इसमें एक अंतर आता है कि जो टेबल होती है, दिस टेबल इज इन टू पार्ट्स, अपर टेबल एंड लोअर टेबल। अपर टेबल से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट को यहाँ पे लोअर टेबल के ऊपर टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या किया जाता है, इस वर्कपीस को फीड मोशन दी जाती है, ठीक है ना। अपर टेबल को हम अकेला लेफ्ट एंड राइट बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो उस केस में वी आर एबल टू प्रोवाइड फीड मोशन टू द वर्कपीस, ठीक। और जो लोअर टेबल रहती है उसके ऊपर अपर टेबल माउंट होती है, मतलब टेबल अब दो हिस्सों में हो गई, आधी टेबल नीचे जिसको अपन बोलते हैं लोअर टेबल, एंड सिमिलरली हाफ द टेबल इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द लोअर टेबल, उसको बोलते हैं अपर टेबल। सिर्फ इसमें एक फायदा रहता है कि लोअर टेबल के ऊपर अपन एक हल्का सा ग्रेजुएशन दे देते हैं, एक अरेंजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो अपर टेबल है वो अपने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही, ध्यान से सुनना, upper table in this horizontal plane can swivel in either direction। ये हल्की सी स्विvel हो सकती है, जो अपन को अभी ये सीधा दिख रहा है वो हल्का सा एंगल के केस में आ जाए, ऊपर नीचे नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, सेम हाइट पे ही रहेगा, लेकिन ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, ये अंदर की तरफ रहेगा, ये बाहर निकल आएगा। जैसे इधर ऑपरेटर खड़ा हुआ है तो हम इस एंड को ऑपरेटर की तरफ मूव कर सकते हैं या चाहे तो इस एंड को भी ऑपरेटर की तरफ मूव कर सकते हैं। सो उसको अपन बोलते हैं कि अपर टेबल कैन हैव स्विvel मोशन, ठीक है ना। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी हैव मेड द टेबल इन टू पार्ट्स। अपर टेबल rests on top of the lower table where graduations are provided so that we are able to give swiveling motion to the upper table, and hence this workpiece is made inclined at some degree to this grinding wheel। ग्राइंडिंग व्हील एक अलग से एक मोटर के थ्रू माउंट होता है, एक व्हील लाइट पर माउंट होता है, इसको रोटेशन के लिए अलग अरेंजमेंट होता है। ग्राइंडिंग व्हील कैन हैव रोटरी मोशन एंड इट कैन बी मूव्ड टुवर्ड्स द वर्कपीस आल्सो, ठीक है ना। तो इसमें जिसमें वर्कपीस की डेफिनेट लेंथ है, जिसपे हमने वर्कपीस को एक सेंटर्स के बीच में माउंट किया गया है, इसको हम बोलते हैं सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है।
ये मशीन किस जैसी है, लेथ मशीन है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ग्राइंडिंग आपको जो ऑपरेशन है कहीं पे आपको वो लेथ जैसा लगेगा, कहीं पे आपको मिलिंग जैसा लगेगा। इसका जो मशीनिंग ऑपरेशन है दैट इज सिमिलर टू मिलिंग। इंटरमीडिएट कटिंग हो रही है, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो मशीन है दैट इज सिमिलर टू अ लेथ मशीन, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे लिखा है cylindrical grinding is used for machining cylinders, rods and other similar surface axisymmetric work surfaces. The workpiece rests between two centers and rotates in one direction while the grinding wheel approaches to the workpiece and rotates in opposite direction. ठीक है ना, मतलब चूंकि हम सिलेंड्रिकल सरफेस मशीन करने जा रहे हैं तो वर्कपीस का रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो ग्राइंडिंग विल हैव रोटरी मोशन, वर्कपीस विल हैव रोटरी मोशन, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनफीड देना है। सो इनफीड इज जनरली प्रोवाइडेड बाय मूविंग ग्राइंडिंग व्हील टुवर्ड्स द वर्कपीस। ध्यान रखना इस चीज को। नॉर्मली जब हम इनफीड देंगे इस केस में, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के केस में, तो उस केस में ग्राइंडिंग व्हील को वर्कपीस की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आती है फीड मोशन। तो फीड मोशन किसके द्वारा दी जाती है, वर्कपीस के द्वारा दी जाती है। वर्कपीस रोटेट भी करता है और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनली मूव भी करता है, जैसा कि अपन ने इस फिगर में यहाँ पे देखा है, ठीक है। In this way, a cylindrical grinder works much like a lathe. ये लेथ जैसा काम करता है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि मतलब इसमें सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी इज लाइज इन द होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द वर्कपीस एंड रोटेटिंग द वर्कपीस ओनली। इसके बाद फिर ये अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज अ ग्राइंडिंग व्हील, और वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जो कि सिलिंड्रिकल डिस्क के यस फॉर्म सर। में होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे अंतर आ यस। जाता है। जो कटिंग एक्शन है दैट इज सिमिलर टू मिलिंग, और जो मशीन है दैट इज सिमिलर टू अ लेथ, ठीक है। In यस सर। addition to rotating the workpiece rapidly in opposition to the grinding, both the wheel and the table on which the workpiece rests undergo various movement. मतलब हम टेबल को क्या करते हैं, यहाँ पे इस फिगर में देखो, इसको हल्का सा बैक एंड फॉर्थ मूव कराते हैं जिससे कि फीड मोशन मिल सके। और इन फीड जो हम दे रहे हैं या डेप्थ ऑफ कट हम जो दे रहे हैं वो इस ग्राइंडिंग व्हील को वर्कपीस के एक्सेस की तरफ मूव करके ले लेते हैं, ठीक है। The grinding wheel may move up and down or side to side while the table moves back and forth, ठीक है। इसको किसी केसेस में इसको अपन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब वर्कपीस का डायमीटर चेंज होता रहता है तो इस केस में कई बार हमें वर्कपीस को ग्राइंडिंग व्हील को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता होती है, तो वो अरेंजमेंट व्हील हेड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। व्हील हेड का मतलब होता है जिसमें कि ग्राइंडिंग व्हील माउंट किया गया है और जो ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट भी कर रहा है, ठीक। नाउ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज सेंटर टाइप एंड सेंटरलेस। तो सेंटर टाइप मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, जिसमें वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में माउंट किया जाएगा या ये चक के बीच में भी माउंट किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम सेंटर ही इस्तेमाल करें, वी कैन माउंट द वर्कपीस यूजिंग चक आल्सो, ठीक है। अब दूसरा आता है सेंटरलेस सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो यदि सेंटर टाइप समझ में आ गया हो तो फिर मैं सेंटरलेस समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो आपको यदि सेंटर टाइप में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें जो लोअर जो बेस है बेस मतलब बेड वो। जैसा हो गया। बेड के ओके। ऊपर लोअर टेबल फिक्स है, ये मूव नहीं तो कर सर। सकती। लोअर टेबल के ऊपर स्लाइड है जिसमें अपर टेबल स्लाइड कर सकती है, नंबर वन। नंबर टू, इसके ऊपर एक ग्रेजुएशन जैसे कंपाउंड रेस्ट टाइप की चीज होती है ना, तो ग्रेजुएशन भी दिए गए हाँ। हैं जिसमें अपर टेबल को हल्का सा स्विvel कर सकते हैं। वो 5 डिग्री 10 डिग्री हो सकता है। उसमें क्या ओ। होगा कि जो वर्कपीस रहेगा उसका एक्सेस व्हील हेड अलग है, सेपरेट है, यहाँ पे पीछे की तरफ है अलग हम्म। से वो। तो हम्म। वर्कपीस हल्का सा एक एंगल पे यहाँ पे माउंट हो जाएगा जिससे कॉनिकल सरफेस भी यहाँ पे हम मशीन कर सकते हैं। कर उस सकते हैं। केस में स्विवेलिंग मोशन दी जाती है वर्कपीस को यस और वो सर। अपर यस टेबल सर। के थ्रू दी जाती है, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर, बस ठीक। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, सेंटरलेस टाइप में। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्कपीस को हमने सेंटर्स के बीच में माउंट किया है, तो एक निश्चित लेंथ ही यहाँ पे मशीन की जा सकती है, ठीक है। एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस लेंथ, अपर टेबल लेंथ ऑफ द वर्कपीस, या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो डिपेंड, मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जितनी हो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। अब यदि हमारे पास कोई वर्कपीस है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उसको हम कैसे मशीन करें? तो उसका तरीका होता है ये, जो कि आपको अपन को इसमें दिख रहा होगा इस फिगर में। हम क्या करते हैं, वर्क पीस को नीचे एक ब्लेड रेस्ट पे माउंट करते हैं, ठीक है ना, हल्का से जाके नीचे ना गिरे, और अलग से इसको रोटेशन का कोई अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे तो हम वर्क पीस को होल्ड भी कर रहे हैं सेंटर्स में या चक में, इसके बाद रोटेट भी करा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क पीस को सिर्फ इस
वर्क रेस्ट पे, जिसको ब्लेड रेस्ट भी कहीं के नाम लिखा गया है, इसका नाम लिखा गया है ब्लेड रेस्ट, BLADE, तो उसके ऊपर अपन माउंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो व्हील इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कहलाता है रेगुलेटिंग व्हील और दूसरा होता है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो रेगुलेटिंग व्हील रहता है वो सिंपली वर्कपीस को अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होने से बचा के रखता है, वहां पे पोजीशन में बना के रखता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? कटिंग इसमें किसके द्वारा हो रही है? ओनली बाय द ग्राइंडिंग व्हील, जैसे कि अपन को फिगर में दिख रहा है। ठीक है, अब यदि मान लो इमेजिन करो कि यहाँ पे रेगुलेटिंग व्हील नहीं है, तो क्या होगा? ये वर्कपीस नीचे अगर ना गिरे, इसलिए हमने गिर वर्कपीस यहाँ जाएगा, पर लगा दिया। जैसे ही यस कटिंग सर, फोर्स अप्लाई करेगा तो वर्कपीस अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगा, इस तरफ चला जाएगा। डिफ्लेक्ट होगा, यस सर, ठीक है ना? अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट ना हो, अपनी पोजीशन में बना रहे, तो उसके इसमें हम यहाँ पे एक दूसरा व्हील लगा देते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड का बना होता है, इसमें अब्रेसिव ग्रेन्स नहीं होते हैं। ये समझना है, बिल्कुल रटना है यहाँ पे आपको। यस सर, जो रेगुलेटिंग व्हील है वो बॉन्ड मटेरियल का बना हुआ है, इसमें अब्रेसिव ग्रेन्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या यस सर, करेगा? ये अपने एक्सिस में ही पर रहेगा, ये इसको केवल घूमने का, आप, रोकने का हाँ, काम ये करेगा, यहाँ पे रोकने का काम करेगा, इसको अपनी जगह बना के रखेगा। ठीक है, तो अब यदि यस कभी सर, हमारे पास ज्यादा डायमीटर का वर्क पीस आता है, तो हम चाहें तो ग्राइंडिंग व्हील को बैक कर सकते हैं और रेगुलेटिंग व्हील को भी पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना? नॉर्मली इस केस में क्या होता है, हालांकि उल्टा दिखाया गया है, ग्राइंडिंग व्हील छोटा होता है और रेगुलेटिंग व्हील बड़ा होता है। इस प्रकार में उल्टा दिखाया गया, ये भी चलेगा, लेकिन मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस साइज ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील इज लार्जर देन साइज ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होगे, ठीक है ना? ये इस वर्क पीस का जिसको हमें मशीन करना है, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये एक्सिस पॉइंट नहीं है, इफ बी इमेजिन अ प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस एंड विच इज हॉरिजॉन्टल, तो वो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो इस जगह पे ही इन रेगुलेटिंग व्हील का या इस ग्राइंडिंग व्हील का एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडरेबली मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसको ऊपर या नीचे माउंट कर दें, इस रेगुलेटिंग व्हील को हम ऊपर नीचे माउंट करके इसकी सभी अच्छी मशीनिंग नहीं करा सकते हैं। तो ये जरूरी होता है कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट इसका जहां भी आता है वो आपस में यहाँ पे कोइंसाइड होना चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? बट सर ऐसे करेंगे तो सर वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, निकलेगा नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देखो दोनों साइड क्या हो से रहा है, नीचे, हाँ, तीनों साइड इस से अगर इसमें इसमें फिक्स हो इसमें जाएगा एक और तो, चीज होती है, वो मैं अभी इस प्रकार से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दो व्यू बने हुए हैं, यदि आप इसको फ्रंट व्यू मानते हो तो ये साइड व्यू है, यदि इसको साइड व्यू मानते हो तो फिर ये फ्रंट व्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील ने कटिंग फोर्स अप्लाई किया, डेप्थ ऑफ कटली कटिंग फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, और ग्राइंडिंग व्हील इसको रोटेट भी कराएगा। ठीक है ना? ये स्लो स्पीड से रोटेट होगा, ये ज्यादा स्पीड से रोटेट होता रहेगा अपनी स्पीड से। अभी मशीनिंग भी करेगा। अब इसकी जितनी फेज विड्थ होगी ग्राइंडिंग व्हील की, ठीक है ना, ग्राइंडिंग व्हील की यहाँ पर जितनी भी फेज विड्थ है, सपोज ये 10 mm है, तो इस वर्कपीस की 10 mm लेंथ यहाँ पर मशीन हो पाएगी। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि वर्कपीस जिसकी लेंथ मान लो 1 मीटर 2 मीटर थ्रू आउट लेंथ इसको मशीन करें, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कपीस का एक्सियल मूवमेंट भी यहाँ पे होना चाहिए। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? वर्कपीस यस को सर, हमने इनडायरेक्ट वे में रोटेट तो करा दिया, स्लो हम्म, आरपीएम पे वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, रनिंग व्हील ज्यादा आरपीएम पे रोटेट हो रहा है और मशीनिंग भी कर रहा है। अब यदि हम चाहते हैं ये जो वर्कपीस की लेंथ है, ये इस लेंथ के या तो इधर मूव हो या इधर मूव हो, तो वो डिपेंडेंट होता है इस अरेंजमेंट पे। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें एक ग्राइंडिंग व्हील है और एक यहाँ पे रेगुलेटिंग व्हील है, जो इस फिगर से 3 डायमेंशनल फिगर से भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना? तो हमें मानते हैं कि ये जो है, अभी मान लो आप एक ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये बड़ा आपको दिख रहा है, और छोटा वाला रेगुलेटिंग व्हील है, तो दोनों के जो एक्सिस हैं वो हल्के से इंक्लाइंड हैं। तो जब ग्राइंडिंग व्हील कटिंग फोर्स एक्सर्ट करता है इसके ऊपर, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो एक डायरेक्शन में लगाता है। नॉर्मली इसमें होता है, देखो होता क्या है कि जो रेगुलेटिंग व्हील आता है वो स्ट्रेट रहता है, इस पोजीशन में रहता है, वो बड़ा होता है, और जो तिरछा रहता है वो ग्राइंडिंग व्हील होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील जब फोर्स एक्सर्ट करता है इसके ऊपर मशीनिंग के लिए, तो एक रिजल्टेंट मतलब इसके ऊपर एक एक्सियल थ्रस्ट जनरेट करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, एक एक्सियल थ्रस्ट जनरेट करेगा। दैट्स यस सर, व्हाई दिस वर्क पीस विल बी एबल टू मूव अलोंग इट्स लेंथ ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट which is being थ्रस्ट, imparted by the grinding wheel over the ग्राइंडिंग व्हील, workpiece.
ठीक है। तो हमें वर्क पीस को होल्ड कराने के लिए अलग से कोई सेंटर्स की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। वी आर एबल टू मशीन अ वर्क पीस ऑफ वेरी लार्जर लेंथ। ठीक, बहुत कम टाइम यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ लो। बाकी स्लाइड तो हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन कल समझाएंगे हम आपको, बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सेंटर टाइप एंड सेंटर लेस। ठीक है, सेंटर लेस से हम क्या कर सकते हैं, वी हैव नो, देयर इज नो नीड टू सपोर्ट द वर्क पीस बिटवीन सेंटर्स, तो इसका माउंटिंग का टाइम कम हो जाता है और हम कितनी लंबी वर्क पीस यहाँ पे मशीन कर सकते हैं।